सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खबरें आप आसान जबान में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि अब चीन ने, जो कई सालों से भारत को अब आंख दिखा रहा है, उसने हथियारों की लाइन लगा दी है। अब इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए चीन ने अपनी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं, उस बुलेट ट्रेन के अंदर परमाणु तैनात करने का फैसला कर लिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी बुलेट ट्रेन के अंदर परमाणु बम रखने का टेस्ट भी कर चुका है। छुपकर ये कार्यक्रम चीन बहुत पहले से कर रहा था। अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि चीन इसके लिए तैयारी कर चुका है और सारे टेस्ट भी कर चुका है। दोस्तों, अगर चीन ये काम कर लेता है तो सबसे ज़्यादा खतरा भारत के लिए चीन बन जाएगा। परमाणु हर जगह तैनात कर चुका है, इसके बावजूद भी चीन को अभी सुकून नहीं मिला। अब उसने जो कि ट्रेन के अंदर उसने प्लान किया है, ये काफ़ी ज़्यादा चीन के लिए फ़ायदेमंद है। कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 24 घंटे लगातार ये ट्रेन परमाणु बम को लेकर घूमती रहेगी। इससे फ़ायदा चीन को यह है कि बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम इस चीन के परमाणु हथियार को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और खोज कर तबाह नहीं कर पाएंगे। और तो और चलती हुई ट्रेन से भी चीन परमाणु बम दाग सकेगा। दोस्तों, नव भारत टाइम्स में रिपोर्ट मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आ चुकी है। आपको बता दूं कि बड़े बड़े शहरों में ये ट्रेन घूमती रहेगी, जो कि कभी अंडरग्राउंड होगी, कभी ये ग्राउंड के ऊपर आएगी। चीन की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया जानती है। भले ही इसकी टेक्नोलॉजी सस्ती और नकली सी होती है, लेकिन चीन तो चीन है। इस वक्त अमेरिका को भी टक्कर देने की स्थिति में बन चुका है चीन। अब आपको बता दूं, एक और तकलीफ इससे अमेरिका को होने वाली है। ये जो ट्रेन के द्वारा परमाणु दागने की क्षमता होगी अब चीन की, वो सीधा अमेरिका तक होगी। तो दोस्तों, अमेरिका के लिए भी एक ये बड़ी मुसीबत होने वाली है। दोस्तों, भले ही चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, लेकिन कोई भी नॉर्मल बातचीत नहीं हुई। अभी भी लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने डटे हुए हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लपरझंटस और अंधभक्त लगातार हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहे हैं। चीन का एक बाल भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं और अपने भारतवासियों का ही जीना हराम किए हुए हैं। मजे की बात यह है कि उसी चीन से भारत सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। भाजपा सरकार ने सस्ती और नकली टिकटॉक जैसी ऐप्स को और वेबसाइट चीन की बैन करके दुनिया को दिखाया कि देखो, हमारा 56 इंच का सीना है। लेकिन दोस्तों, 56 इंच के सीने की औकात आप ये देख लीजिए कि अभी भी चीन हम पर चढ़ा हुआ है और लगातार हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मजाल हो मोदी जी और योगी जी के मुंह से कुछ चीन के खिलाफ निकला हो, क्योंकि चीन मुसलमान नहीं है ना, इसलिए बोलना सही नहीं है। अगर अब्दुल होता तो अब तक तो बिल्डोजर चल चुका होता और जो है गद्दार घोषित किया जा चुका होता और पता नहीं क्या क्या, मतलब मॉब लिंचिंग ही हो चुका होता चीन का पूरा। बहरहाल, अब ताइवान ने बड़ा ऐलान किया है। ताइवान ने कहा है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन को स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक छोटा सा मुल्क बड़े से मुल्क से अपने आप को बचा रहा है। हम सारी ये केस स्टडी कर रहे हैं और हर चीज़ पर नज़र बनाए रखे हैं कि आगे आने वाले वक्त में चीन से हम कैसे लड़ें और उभरें। दोस्तों, एक कहावत है, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। अमेरिका ने चीन के कई सारी कंपनीज को बैन कर दिया, कई सारे अधिकारी को बैन कर दिया था। अब चीन के ऑफिशियल्स ने अमेरिका पर ही बैन लगा दिया है। अमेरिका के कई अधिकारियों और अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियों पर ही चीन ने बैन लगा दिया है। इसे कहते हैं मुंह पे थूकना। अब दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग लगातार जो है मिसाइल टेस्ट करते रहे हैं और सफलतापूर्वक करते रहे हैं। अब उसके पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, साउथ कोरिया को, समझ रहे हैं। तो अब साउथ कोरिया का मददगार कौन बना? अमेरिका। अमेरिका का पुराना प्लान है, दो पड़ोसी अगर आपस में भिड़ रहे हों तो ये जाकर दूसरे को सपोर्ट कर देगा। तो होगा क्या, इनडायरेक्टली ये दोनों को भिड़वा देगा।
फिर जंग होगी और फिर उसको हथियार देगा। लो बेटा, और हथियारों से कमाकर अपने देश को मजबूत करेगा। यही काम यूक्रेन ने किया। यूक्रेन के सर पे हाथ रख के पुचकारता रहा अमेरिका कि हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब यूक्रेन पूरा खंडर हो चुका है और हथियार देकर यूक्रेन को एहसान भी जता रहा है। अब वही नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो साउथ कोरिया को डरा धमका के कह दिया कि भाई साहब ये तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा है, कुछ करो। तो अब साउथ कोरिया के साथ अमेरिकी सेना मिलिट्री ड्रिल करने जा रही है, जिससे नॉर्थ कोरिया का भड़कना तय है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको ले चलूंगा पाकिस्तान में कल आतंकवादी हमले में, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में 6 पाक फौजियों की मौत हो गई। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि तालिबान, चाहे अब पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं कहते नहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग है और तालिबान अलग है, लेकिन काम दोनों के एक जैसे हैं। पाक आर्मी के 6 जवानों का कत्ल कर दिया और ये संख्या बढ़ भी सकती है। 30 से 35 लोग बुरी तरह से घायल हैं और पाकिस्तान में हमले की संभावना टीटीपी की बढ़ चुकी है। आपको याद होगा, अगर आप मेरी सारी रिपोर्ट देखते हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको ये जानकारी दी थी कि उधर यूक्रेन और रूस भिड़ रहे हैं। पीछे से आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में भी तू में शुरू हो गई। अजरबैजान के एरिया पर भी हमला किया था और अजरबैजान ने भी आर्मीनिया के उस इलाके में जाकर झंडा फहरा दिया जो आर्मीनिया का था और वहां पर रूस की सेना मौजूद थी। ये चीज़ और भी तेजी से बढ़ने लगी और दुनिया में एक और जगह पर जंग का खतरा मंडराने लगा। आर्मीनिया को दिन में तारे एक ही झटके में नजर आने लगे, जिसके बाद आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ब्रुसेल्स में ये जो पीस टॉक होने वाली है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पीस टॉक हो जाए। यानी कुल मिला के आर्मीनिया चाहता है कि हमारे ऊपर और लठ ना पड़े। तो डंडा भी ये खुद ससुरे करते हैं और फिर छापड़ पड़ते हैं तो फौरन पकपकाते हैं, अरे भैया बस करो, रहने दो, हम तो पीस चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, ईरान पर अमेरिका ने उसकी मिसाइलों पर पाबंदी लगाई थी। मैंने आपको कल सबसे पहले ये बात बताई थी। अब ईरान ने उस पर बयान देते हुए कहा है कि ये ईरान को दबाने की चाहत है और कोशिश है, लेकिन ईरान न कभी दबा है न झुका है। ईरान हमेशा से पाबंदियों के बावजूद ज़्यादा बेहतर होके निखरा है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है, चाइना के अंदर तालिबान की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग के कुछ बड़े रिजल्ट सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये मीटिंग जारी है और उम्मीद है कि तालिबान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। अफगानिस्तान के ईंधन और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वहाँ पर प्लान्स थे। भारत ने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, तो ये चीन का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर वो तालिबानियों को अपनी मुट्ठी में कर ले या तालिबान चाइना को अपनी मुट्ठी में कर ले। बात वही है, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटेगा खरबूजा ही, यानी नुकसान भारत को ही होगा। क्योंकि अगर चीन के साथ तालिबान ने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किया तो भारत ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान में, वो सारा का सारा पानी में बह जाएगा। बहरहाल इंतज़ार है कि ये फैसला आए और ये समझ में आ जाए कि आखिर इन दोनों के बीच में, यानी तालिबान और चीन के बीच में क्या बात हुई है। तालिबान की बात आई है तो एक बड़ी बात आपको बता दें, रूस की तरफ से, यानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से बताया गया है कि हमने फरवरी में ही पूरी तरह से परमिशन तालिबान को दे दी थी कि आप अपने डेलीगेशन को, एम्बेसडर को यहाँ रूस में भेज सकते हैं। अब खुलासा ये हुआ है कि पूरी दुनिया में कहीं तालिबान हो ना हो, लेकिन रूस में तालिबान के डेलीगेशन मौजूद हैं, यानी तालिबान रूस में बैठकर काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि सऊदी अरब से अब तुर्की भी बड़े ही दिमाग के साथ हालात को ठीक करना चाहता है। इसीलिए जिस मामले को लेकर तुर्की सबसे ज्यादा भड़का हुआ था सऊदी अरब पर, अब उस मामले में ही तुर्की नरम पड़ चुका है। जमाल खाशोगी, इन पत्रकार को आप जानते हैं, जिनका कत्ल सऊदी अरब के किंग सलमान ने तुर्की में ही करवाया था, जिसके सारे सबूत तुर्की की सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट तक को दिए थे और मीडिया को दिए थे। अब आपको बता दूं कि इसी मामले की वजह से दोनों देशों के बीच में तू मैं चल रही थी।
अब मामला ये सामने आया है कि तुर्की कोर्ट के अंदर यानी इस्तांबुल कोर्ट में ये जो मामला इस पत्रकार का सऊदी अरब के खिलाफ चल रहा था, उसमें वकील ने सीधा सीधा कह दिया है कि इस मामले को तुर्की से ख़त्म किया जाए, यानी इस्तांबुल कोर्ट से ख़त्म किया जाए और सऊदी अरब में ये केस चल रहा है, इसे वहीं चलने दिया जाए, यानी पूरी तरह से तुर्की ने हाथ उठा दिए हैं। इसी के साथ अब इसी बात से समझ लीजिए कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने एक नया और बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ हमारा कोई नेगेटिव प्लान नहीं है, सऊदी अरब के हम कोई दुश्मन नहीं है, सऊदी अरब के साथ हम खुद रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ इकोनॉमी और बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सऊदी अरब के दुश्मन नहीं हैं। इससे बात साबित होती है कि कल कुछ और, आज कुछ और कल कुछ और भी बयान आ सकता है। अब सऊदी अरब के सामने काफ़ी नरम पड़ चुका है, एकदम लिक्विड की तरह बिखर चुका है, फैल चुका है तुर्की। बहुत सारे तुर्क फैन को, यानी जो तुर्किश फ़ैन हैं, जो तुर्की को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुसलमान, उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन अंधभक्ति भी उनकी अलग लेवल की होती है। जब रजब तैयब अर्दगान इजराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो दुनिया को अच्छा लग रहा था, शेर बोल रहा है, शेर बोल रहा है। अब वही तुर्की इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो दुनिया के वही जो शोर मचा रहे थे वो ये कह रहे हैं कि ये तुर्की का मास्टर स्ट्रोक है। तो यानी जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, उनमें और जो अर्दोगान के अंधभक्त हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, अरे रज़ा भाई आपको क्या पता, ये तो इंटरनेशनल उनकी भाई साहब प्लानिंग है, देखना रजब तैयब अर्दोगान क्या। देखिए, रजब तैयब अर्दोगान कोई फरिश्ता या कोई देवता तो है नहीं, उनके पास दिमाग है, गलती भी कर सकते हैं, इंसान है भाई साहब। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हो तो उनकी हर गलती को भी आप अच्छा बोलोगे। बहरहाल निष्पक्ष रहना और सही को सही और गलत को गलत बोलना ही सच्चे ईमान की निशानी है। इससे पहले आप अभी कुछ रज़ागराफी के खिलाफ कमेंट में हगना शुरू करें, एक बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि मई के अंदर शुरुआती दौर में वो इजराइल पहुंचेंगे। कैसा लगा? नहीं, अप्रैल फुल नहीं बना रहे हैं, सच्ची बात है। क्यों हिला डाला ना तुर्की कितना बढ़िया काम कर रहा है तुर्की, बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं दोस्तों, जरा सा रुक जाइए। अब रजब तैयब अर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की गैस के लिए जो यूरोपीय कंट्रीज में रास्ते से भेजेगा वो रास्ता सिर्फ तुर्की वाला बढ़िया है। मतलब आसान कर देते हैं, घबराइए नहीं। रजब तैयब अर्दोगान का कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, इजराइल साहब, आप जो गैस पाइपलाइन बनाएंगे वो कहीं और से घुमाने के बजाय तुर्की के रास्ते से आप यूरोप और दूसरी कंट्रीज में भेजिए, सबसे बेहतर रास्ता यही है। इससे तुर्की को फ़ायदा ये होगा कि तुर्की को भी गैस सस्ती मिलेगी। समझ रहे हैं आप? एक पाइप यहाँ से यहाँ जा रहा और बीच में अपना कनेक्शन डाल दें तो उसको तो फ़ायदा होगा ही। बहरहाल तुर्की के इजराइल के साथ संबंध बेहतरीन होते जा रहे हैं। अब हमें मालूम है तुर्की के फ़ैन बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुर्की अर्दोगान तुर्की, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। अभी रुक जाइए। रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि रमज़ान के बाद अगर हम इजराइल से इस मुद्दे पर बात करते हैं तो काफ़ी कच्चे तेल के दामों पे कंट्रोल हो जाएगा और आपूर्ति, यानी जो कमी हो रही है हमें, उनको या कहीं और अड़ोस पड़ोस में, वो सारी कमियां हम पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, यूक्रेन के डेलीगेशंस अभी तक तुर्की में ही रुके हुए हैं और तुर्की से उम्मीद कर रहे हैं कि तुर्की उनको मिलिट्री और टेक्निकल सपोर्ट दे। फिलहाल तुर्की ने यूक्रेन को किसी भी तरह का सपोर्ट देने से, यानी टेक्निकल सपोर्ट देने से, मिलिट्री सपोर्ट देने से इनकार किया हुआ है। लेकिन EU का सदस्य तुर्की है, इस वजह से खुलकर वो यूक्रेन के साथ है। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब और भी बड़ी बड़ी खबरें इसी तरह से आपके सामने आते रहेंगी। मैं और रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।